तालिबान का यूं बहुत सारे अजला पर कब्जा कर लेना ये तवक्को के ऐन मुताबिक है या तवक्को के खिलाफ है? मेरे ख्याल में ये तवक्को नहीं थी कि वो 1 मई से लेकर अब तक 60 अजला के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये बिल्कुल गैर मुतवक्को है। ये तो मालूम था कि देही इलाकों में जो है वहाँ तालिबान का कंट्रोल है। खुद अमरीकी कहते थे कि 50% रकबे के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और ये ख़ास तौर पर शुमाली अफ़गानिस्तान में जहाँ पे ट्रेडिशनली तालिबान का इतना असर नहीं रहा, वहाँ पे गैर पश्तून आबादी की अक्सरियत है और तालिबान अक्सर पहले पश्तून थे। अभी लग ये रहा है कि ये ताजिक भी काफ़ी तालिबान की तहरीक में आ गए हैं, उज़्बक भी आ गए हैं और तुर्कमन भी आ गए हैं। हत्ता कि हज़ारा जो हैं उनके भी कुछ कमांडर तालिबान के साथ मिल गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान में लग ये रहा है कि अफ़गान फ़ौज ने हौसला हार दिया है। वो हथियार डाल रहे हैं। जो मकामी कबायली अमायदीन हैं उनके ज़रिए बातचीत होती है और फिर तालिबान ये फ़ौजियों से और मिलिशिया से हथियार डलवाते हैं, उनको ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं, उनको एक जोड़ा कपड़े और किराए के लिए पैसे देकर रुखसत करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से बाकी जो फ़ौजी हैं बाकी अजला में वो भी हथियार डाल रहे हैं, क्योंकि पहले उनको तवक्को नहीं थी कि तालिबान उनको माफ़ कर देंगे। तो रहीमुल्लाह साहब, क्या ये खुद अमेरिका के लिए भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल है? हाँ, मेरे ख्याल में अमेरिका ने तो बार बार दावा किया था कि अफ़गान फ़ौज जो है वो अपने आप को संभाल लेगी, हुकूमत को बचाएगी। वो तो काफ़ी पुरुमीद थे और उन्होंने जो तरबियत की थी अफ़गान फ़ौज की 80 अरब डॉलर लगाकर, तो उनका ख्याल ये था कि ये फ़ौज काफ़ी मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में उनकी तवक्कुआत के बरक्स अफ़गान फ़ौज तो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही है। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, ये जो बाइडन का पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना, इस पर अमरीकी सेनेटर्स के बयान सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो लिंडसे ग्राहम है उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से बात ना करना जो बाइडन का अभी तक, ये एक बहुत ख़तरनाक बात है और बड़ी तबाही की बात है। आप कैसे देख रहे हैं जो बाइडन अभी तक पाकिस्तान को, इमरान खान साहब से उन्होंने अभी तक बात भी नहीं की फ़ोन पर, क्या वो पाकिस्तान को इसका एक अहम फ़रीक नहीं समझता या पाकिस्तान का किरदार अहम नहीं समझता, या वो नाराज़ है अमरीका फ़ौजी अड्डे ना देने पर? क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल में इंडिया फिर उनके लिए बड़ा है। इंडिया उनका साथी बनने जा रहा है चीन के ख़िलाफ़, चीन के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के लिए। फिर जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फार ईस्ट के ममालिक हैं, तो वहाँ उनकी तवज्जो बहुत है। पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान के हवाले से थी। चूँकि अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल रही है तो उनके लिए पाकिस्तान की अहमियत भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान को उन्होंने आइंदा के लिए महफूज रखना है या वहाँ से फिर कोई अमेरिका के ऊपर हमला ना हो जाए, तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान का ताउन हासिल करें। सही। पाकिस्तान के ताउन के बगैर उनको खतरात जो है दरपेश होंगे। अच्छा, और उनके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा होगी। रहीमुल्लाह साहब, आप अगर तालिबान का इस तरह से बढ़ता हुआ असर और रसूख देख रहे हैं और मुस्तकबिल में ये ज़ाहिर और बढ़ जाएगा और एक तरह से उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, तो आप 90s का जो अफ़गानिस्तान था उससे अब के अफ़गानिस्तान को, आइंदा चंद महीने के बाद का जो अफ़गानिस्तान है, उसको कैसे मुख्तलिफ देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में तालिबान को भी सोचना चाहिए कि अगर वो ज़ोर से कब्ज़ा कर लें और अपनी हुकूमत बनाएं और उसमें किसी और को हिस्सा भी ना दें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी मुल्क, हत्ता कि पाकिस्तान भी उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। पिछली बार तो फिर भी 3 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE ने। इस बार कोई भी उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। गैर मुल्की इमदाद भी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे जो इनके मुखालिफिन हैं तो उनको भी कई मुल्कों से मदद मिलेगी और वो तालिबान के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छा और पायदार हल तो यही है कि ठीक है, तालिबान की फ़ौजी क़ुव्वत ज़्यादा है, उनको उस हिसाब से हुकूमत में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी हुकूमत में शामिल करना चाहिए और कोई सियासी हल अभी भी उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये है कि अभी ये जो सूरत हाल तब्दील हुई है तो जो उनके मुखालिफ फरीक है वो बहुत कमज़ोर है और तालिबान ही अपनी शराइत मनवाएंगे।
अमेरिका को भी मजबूरन तालिबान के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अमेरिका तो सोच रहा है कि वो फिर से बमबारी करे और अफगान हुकूमत को बचाए, काबुल शहर को बचाए, लेकिन ये सिर्फ फ़िज़ाई हमलों से ये काम नहीं होगा। फिर अमेरिका को अपनी फ़ौज भी रखनी पड़ेगी अफ़गानिस्तान में, जो काफ़ी एक मुश्किल फैसला होगा। तो मेरे ख्याल में अभी भी ये जो आपने कहा कि अमेरिका को अपनी फ़ौज रखनी पड़ेगी, अब पेंटागन ने ये इंदिया दिया है कि वो इनखला का जो की रफ्तार है उसको सुस्त कर देंगे इस सिचुएशन को देखते हुए। जैसे कि आपने कहा कि उनके लिए गैर मुतवक्के था, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो इनखला तो बहरहाल उनको करना है, या वो ये सोच रहे हैं, टाइम ले रहे हैं कि हम अब मुकम्मल तौर पर इनखला ना करें? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इनखला की तारीख तो वही है, यानी 11 सितंबर की तारीख तो उन्होंने दे दी है। कहते तारीख तो वही होगी, वही है, लेकिन जो हम ज़रा जल्दबाजी कर रहे हैं तो वो ज़रा उसको हम आहिस्ता कर लेंगे। यानी पहले कहा जा रहा था कि शायद जुलाई में सारी इनकी फ़ौज निकल जाएगी, न सिर्फ अमेरिका की बल्कि जो बाकी उनके नेटो के इत्तेहादी हैं वो भी निकल जाएंगे, और जो कुछ 7-8 हज़ार प्राइवेट कंट्रैक्टर्स हैं, किराए के फ़ौजी हैं, तो सब निकल जाएंगे। सही है। अच्छा, आखिर में सर ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या होगा इस सारी सूरत हाल में? ये सूरत हाल आपने जैसे कहा गैर मुतवक्के है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होगी और क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने तालिबान से बार बार कहा कि आप जंगबंदी करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करें, अपने मुतालबात मुज़ाकरात की मेज़ पर मनवाएं, लेकिन तालिबान नहीं माने। तालिबान अब पाकिस्तान की भी हर बात नहीं मानते, और वो ज़ाहिर है अपने मफाद में जंग कर रहे हैं 20 साल से। तो मुझे लग ये रहा है कि पाकिस्तान तो कोशिश करता रहेगा एक सियासी हल मुज़ाकरात के ज़रिए, लेकिन ये सियासी मुज़ाकरात जो हैं वो पस मंज़र में चले गए हैं, और जो फ़ौजी सूरत हाल है वो हावी है। और लग ये रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद हालात को ज़्यादा अभी तब्दील नहीं होंगे और वहाँ पे जंग में इजाफा होगा। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात का मामला मुसलसल तनाज़े का शिकार है। अपोजिशन जमातें और इलेक्शन कमीशन दोनों इंतखाबी तरमीमी बिल पर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत भी इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि आइंदा इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ज़रूरी है, और इसके लिए जो कानून साजी की गई है वो वापस नहीं होगी। वो ज़रा ये भी मौक़िफ़ देते नज़र आ रहे हैं कि अपोजिशन जमातें इसलिए इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत कर रही हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बाद उनकी पहली तरजीह PTI होगी, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामान को बाईपास किया है और इन बिल्स की आड़ में हुकूमत इलेक्शन चोरी करना चाहती है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों को इंतखाबी और अदालती इस्लाहात समेत मुख्तलिफ उमूर पर हुकूमत के साथ बैठने की दावत दी, लेकिन शाम को की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते नजर आए। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन जमातें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंतखाबात से बाहर रखना चाहती हैं और अपोजिशन की तरफ से बुलाई गई APC पार्लियामान को कमज़ोर करने की साजिश है। फवाद चौधरी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन को भी हाड़े हाथों लिया और तनकीद करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सियासत करनी है तो अपनी जमात बना ले। फवाद चौधरी ने इंतखाबी इस्लाहात के मामले में अपोजिशन जमातों और इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। मुझे नहीं समझ कि क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी से इतने खौफजदा हैं। उनको ये लग रहा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी सारे का सारा जो है वो इमरान खान का वोटर है, और सारा झगड़ा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक जो है बाहर वो नहीं देना चाहते। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो भी पार्लियामान कानून मंजूर करेगी उसके ऊपर वो अमल दरामद करेंगे। अगर किसी को लगता है कि उसे सियासत करनी है, उनको फिर चाहिए अपनी सियासी जमात बनाएं और इलेक्शन लड़ें। अब एक तरफ जहां इंतखाबी इस्लाहात के मामले में अपोजिशन जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ने भी खत के जरिए हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामानी उमूर और कानून और इंसाफ की वजारतों को भेजे गए मरासलों में 72 मुजवज़ा तरामीम में से 45 के खिलाफ एतराज़ उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आबादी के बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है, जबकि सेनेट इलेक्शन की सीक्रेट के बजाय ओपन बैलेटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। जबकि अपोजिशन जमातें भी मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का
इजहार कर रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों हुकूमत इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सियासी जमातें ये क्यों नहीं समझती कि उनका इंतखाबी इस्लाहात पर इकट्ठे ना होना सियासत और जमहूरियत दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कोई संजीदा पेशरफ्त न की गई तो आने वाले इंतखाबात में गैर जानिबदारी और शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, सरबराह हैं पिलडाट के। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सबसे पहला सवाल तो सर मेरा आपसे ये है कि इलेक्शन कमीशन की तनकीद जायज़ है या नहीं है? इलेक्शन कमीशन की तनकीद बहुत हद तक जायज़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात में और इस सियासत में कोई फ़रीक नहीं है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर भी हिज़्ब इख्तिलाफ और मौजूदा हिज़्ब इक़्तिदार की मर्ज़ी और इत्तफ़ाक़ की राय से हुआ था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, वो एक कानूनी और दस्तूरी मसला आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये मसला पेश ना आता अगर उनके साथ कोई बामानी किस्म की कंसल्टेशन कर ली जाती। साबका अदवार में भी जब इलेक्शन के अंदर कवानीन में तरमीम हुई तो इलेक्शन कमीशन के साथ बहुत गहरा और मुसलसल राब्ता रहता था और उनकी राय ली जाती थी। उसके नतीजे में फिर जब अमेंडमेंट्स हुई तो उसके नतीजे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फिर कम से कम कानूनी तौर पे। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा कंसल्टेशन का प्रोसेस ज़रा कमज़ोर रहा हिज़्ब इख्तिलाफ से भी और इलेक्शन कमीशन से।